क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर S.71। ये आपके स्कैनर का क्वेश्चन है न्यू बुक में, और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट ईयर ये आपके एग्ज़ाम में आया था। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका करंट ईयर क्या है 31 मार्च 2018 और प्रीवियस ईयर क्या है 31 मार्च 2017। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल आपको दे रखा है, रिज़र्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है, नोट नंबर 1। अगर रिज़र्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 है तो हम नीचे नोट नंबर 1 देखेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ आपको ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स है, इसका नोट नंबर है, तो नीचे देखा तो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। फिर इसके बाद इन्वेंट्रीज़ है, करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और एडजस्टमेंट में कहा एक ओल्ड मशीन थी जिसकी कॉस्ट 42,000 थी, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,000 रुपये था, हमने उनसे बेच दिया 56,000 में। तो पता चला इस क्वेश्चन में जो आपको एडजस्टमेंट गिवन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेकर गिवन है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है वो निकलवा देता हूँ, ताकि उसके बाद हम आगे का कर लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और बेटा ये पेज नंबर आपको दे रखा है S.71 पे। क्लियर है बात ये? तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको जो मिलता है, क्या फॉर्मूला लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या लेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेंगे हम, और ये मिलेगा कहाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस ये आपको दे रखा है, ठीक है, और इसका नोट देखा तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन होती है। करंट ईयर में 2 लाख रुपए है, प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए है। क्लियर हो गई बात? तो फॉर्मूला आप लगाएंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2 लाख माइनस 1 लाख, ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसमें हम 4 चीज़ें ऐड करते हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं इसमें जो हम ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो हम 4 चीज़ें ऐड करेंगे, पहला जनरल रिजर्व, वो भी कहाँ मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, नोट नंबर 1। अब मैं अगर नोट नंबर 1 यहाँ देखूँ तो जनरल रिजर्व जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, करंट ईयर में आपका 1,80,000 है, प्रीवियस ईयर में 82,000 है। मैंने बताया था अगर जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो ऐड हो जाएगा। अब आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें, 82,000 से 1,80,000 हो गए, कितने से बढ़ गया, 98,000 से बढ़ गया। तो बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व लिखो या खाली जनरल रिजर्व लिखो। जनरल रिजर्व कितना अमाउंट आ गया, ये आपका 98,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है बात ये? उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, जनरल रिजर्व ले लिया, फिर हम लेते हैं प्रपोज डिविडेंड। कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में नहीं है, लीव इट। इंटरिम डिविडेंड कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में नहीं है, लीव इट। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न करंट लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की सब हेडिंग नहीं है, लीव इट। तो पता चला हमारे पास बस इन दोनों फिगर से क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स। क्लियर है बात? ये आपका आ जाएगा 1,98,000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात ये आपके? बस अब आप क्या करें, अब आप दो अकाउंट बनाएं, एक मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है बात? तो चलिए जल्दी से हम बनाते हैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मैंने बताया था आपको, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन हो तो आप दो अकाउंट बनाया करो, एक मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, 8 से 10 लाइन का होना चाहिए मशीनरी अकाउंट, और वो 5 से 6 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम मशीनरी अकाउंट हमारा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यह आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यह आ गया। अब आप इस अकाउंट को बनाइए। इस अकाउंट में 4 इन्फॉर्मेशन जाएंगी जो मैंने आपको बताया था। पहली इन्फॉर्मेशन है डेबिट, चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको करने का तरीका ये है, आप नॉन करंट असेट्स में आइए, क्योंकि आपको मशीनरी कहाँ मिलेगा, नॉन करंट असेट्स में मिलेगा। तो मैंने नॉन करंट असेट्स को देखा, मुझे क्या गिवन है, फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स में आपको टेंजिबल असेट्स दे रखा है। यानी कि कौन सी फिक्स्ड असेट्स, वो भी कौन सी, टेंजिबल में मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आता है। इंटेंजिबल में गुडविल आती है, पेटेंट्स आता है, ट्रेडमार्क आता है। तो बेटा ये जो टेंजिबल असेट्स आपको यहाँ पर दे रखा है, नोट नंबर 2 फ़ौरन नीचे आइए। नोट नंबर 2 में देखा तो मशीन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो ब्रैकेट में दे रखा है हम भी यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं। ये ब्रैकेट में देने का मतलब ये है, इन्होंने 4,50,000 में से 58,000 माइनस करके दिखाया है और 3,60,000 में से 80,000 माइनस करके दिखाया है। तो बेटा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस BD, और बाय बैलेंस BD में मैं कितना लिखूँगा, 80,000 रुपीज़ मैं यहाँ लिखूँगा। ये रहा मेरा 80,000 रुपीज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस मैं यहाँ लिखूँगा टू बैलेंस CD। क्या लिखूँगा मैं यहाँ, टू बैलेंस CD, कितना, 58,000 रुपीज़, ये मेरा आ गया। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से आप फ़ौरन मशीन का भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख दें। मशीन मेरी असेट्स और असेट्स का नेचर डेबिट, तो इस वजह से मशीन का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस 3,60,000, ये आपका आ गया 3,60,000 रुपीज़। और यहाँ पर हम लेंगे बाय बैलेंस CD। क्या लेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस CD। कितना अमाउंट आ गया, ये आपका 4,50,000 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात ये? तो देखिए मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अकाउंट के लिख दिए। अब करने का तरीका यही होता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अकाउंट के लिखने के बाद आप वो छोटी वर्किंग कर लीजिए जो इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में होती है। क्या गिवन है यहाँ पर, अगर आप देखें, एन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹42,000, एक मशीन थी 42,000 की, यानी कि जो आपको मशीन दे रखी है ना ओपनिंग क्लोजिंग, इन्हीं में एक मशीन थी 42,000 रुपये की, जिस पर इकट्ठा डेप्रिसिएशन 28,000 का था, उसे हमने 56,000 में बेचा। तो बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्टिंग ऑफ मशीन, मैंने यहाँ लिखा कॉस्टिंग ऑफ मशीन, मशीन की जो कॉस्ट है, कितनी है मशीन की कॉस्ट, 42,000 रुपीज़ है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 42,000 रुपीज़, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 28,000। तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वजह से हम माइनस करते हैं ताकि जो मशीन हम बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू हमें पता चल जाए, पता तो चले कि उसकी वैल्यू, उसकी औकात कितनी है। तो ये देखिए ये आपका आ गया 14,000, इसे मैं बोलूँगा बुक वैल्यू। यानी कि अगर आज हम इस मशीन को बेचें तो 14,000 तो है इसकी हैसियत, ठीक है, लेकिन हमने वह सोल्ड कितने में बेचा, 56,000। सेलिंग प्राइस मुझे कितना गिवन है, अगर आप देखें सेलिंग प्राइस
तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 56,000 रुपीज़। तो यहाँ से आप देखिए, मैंने लिखवाया भी था, आपको बताया भी था जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है तो सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा होना और बुक वैल्यू का कम होना प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। कितना आएगा प्रॉफिट? डिफरेंस ले लीजिए, 42,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गई बात? ये 42,000 का आपने प्रॉफिट निकाल लिया। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का लिखा, ये वर्किंग करी। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये दो जगह जाता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखवाई थी मैंने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना अमाउंट है? 28,000 रुपीज़ और ये 28,000 रुपीज़। ये जर्नल एंट्री आ गई। अब आप ख़ुद देखें, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहा हूँ, मैं मशीनरी अकाउंट भी बना रहा हूँ, तो दोनों जगह लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। मैं इस एंट्री से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ये एंट्री नहीं करनी, समझाने के लिए मैंने करी है। मैं अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को छुपा लूँ तो टू मशीनरी यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया टू मशीनरी। कितना अमाउंट है इसका? 28,000 रुपीज़ ये आ गया। और अगर मैं टू मशीनरी को छुपा लूँ तो क्या हो जाएगा? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पता चला ये दोनों पोस्टिंग का अमाउंट सेम रहता है। क्या रहता है? दोनों पोस्टिंग का अमाउंट सेम रहता है। आपने फॉर्मेट में याद कर लिया होगा, ठीक है? तो ये बेटा याद रखना, ये दोनों क्या रहते हैं? सेम। तो जब आपने फॉर्मेट याद कर लिया तो जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना। अब सुने मेरी बात, इस अकाउंट में 3 बातें आ गई ना आपकी, तो बस इस अकाउंट को आप क्लोज़ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इस अकाउंट को क्लोज़। तो करते हैं। कितना हो गया ये? 86,000। जस्ट वेट, चलिए देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी लिखने के बाद ये छोटी वर्किंग कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों जगह दिखाया है, इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए आप। तो ये 86,000 मैंने यहाँ लिखा। मेरा डिफरेंस कितना आया? 6,000 रुपये आया। क्लियर है? तो मैं इसे नाम दूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या नाम दूंगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में मैंने लिखा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। क्या लिखा मैंने? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, यानी कि इतना डेप्रिसिएशन करंट ईयर में लगा। ये चला जाएगा कहाँ पर? आइटम्स टू बी एडेड में। अब बेटा ये होने के बाद आपको एक काम करना है, ये तो आपका कंप्लीट। अब ये जो सेलिंग प्राइस था ये कहाँ जाता है? यहाँ पर आता है। आप लिखेंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। कितने में सेल करा? 56,000 रुपीज़ में। ये आपका आ गया 56,000 रुपीज़। इसी तरीके से ये जो प्रॉफिट हुआ है आपको, प्रॉफिट इधर आता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या लिखूँगा मैं? टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नया नाम होता है ये। ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रॉफिट। कितना अमाउंट है? 42,000 रुपीज़। नाउ व्हाट विल यू डू? अब आप इस अकाउंट को क्लोज करिए और डेबिट में डिफरेंस आए तो परचेज है। बेटा इसे क्लोज करो, ठीक है? कितना आ जाएगा ये? 4,50,000 और ये 5 लाख, 5,20,000, 5,28,000, 5,34,000 रुपीज़ आ गया। और ये आ गया 5,34,000 रुपीज़। 5,34,000 में से आप ये 4,02,000 रुपये माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 1,32,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है? कितना आ गया ये? 1,34,000 रुपीज़। और ये जो आपका निकल कर आया है 5,34,000 माइनस कितना करा आपने? 4,02,000 रुपये इनका टोटल, तो ये 1,32,000 आया। इसे मैं कहूँगा टू बैंक और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा परचेज। और आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये बैलेंस करके आई है ये फिगर। ठीक है?
और यहाँ पर जो होती है ये फिगर बैलेंसिंग फिगर होती है, बैलेंस करके जो आती है, ठीक है। तो अब जाकर तो हमारी इसकी वर्किंग पूरी हुई है। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और हम अपने पास सबसे पहले फॉर्मेट हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। यूजुअली जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका डबल टाइम आपको लगना चाहिए किस काम में, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। फॉर द ईयर एंडेड, करंट ईयर लिखा जाता है, करंट ईयर आपका 31 मार्च 2018 है। तो आप देखिए पूरा पेज तो इसमें आना ही आना है। ये आ गया आपका पूरा पेज, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका, मैं यहाँ लिखता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैं साइज़ छोटा कर रहा हूँ, कोशिश ये है कि इसी पेज पे मेरा आंसर आ जाए, तो इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूँगा, लेकिन वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। क्लियर है बात ये? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये हम लेते हैं, ये हम वर्किंग नोट से लेते हैं, और वर्किंग नोट इसका हम कर चुके हैं। मैं पेज को टर्न करता हूँ और वहाँ से देखता हूँ आंसर। ये रहा मेरा 1,98,000। तो मैं ये 1,98,000 का अमाउंट यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 1,98,000 का अमाउंट आ गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगा आइटम्स टू बी एडिड। क्या ऐड करूँगा? आइटम्स टू बी एडिड। बेटा आइटम्स टू बी एडिड का दूसरा नाम आपको पता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आइटम्स टू बी एडिड को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप आइटम्स टू बी एडिड करेंगे, सबसे पहले आप अकाउंट देखें। आपने जो अकाउंट बनाए हैं वहाँ से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा और लॉस मिल जाएगा। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी आइटम्स टू बी एडिड के लिए। तो मैं जो अकाउंट मैंने बनाए थे, एक तो मुझे ये डेप्रिसिएशन मिला, ये जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो ये आइटम्स टू बी डिडक्टेड में जाता है, ना कि आइटम्स टू बी एडिड में। तो सिर्फ अकाउंट से मुझे डेप्रिसिएशन मिला, तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिख दूँगा। मेरा ये आ गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना अमाउंट आया है? ये आपका 6,000 रुपीज़। तो ये देखिए, ये 6,000 रुपये आपने यहाँ पर लिख दिए। क्लियर हो गई बात? अब आप बुक में देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, आइटम्स टू बी एडिड में क्या जाता है? मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले अकाउंट से डेप्रिसिएशन और लॉस दिखाओ, फिर शेयर होल्डर फंड से कुछ नहीं जाता, करंट लाइबिलिटीज़ से भी आपका कुछ नहीं जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ से जाता है, वो गिवन नहीं है, और एक नॉन करंट असेट्स में अगर इनटेंजिबल असेट्स दे रखी हैं तो चला जाएगा। तो बेटा बस ये आपका इतना ही था, सिर्फ एक ही आइटम आपको आइटम्स टू बी एडिड में गिवन थी। अब आप लेस कर दें आइटम्स टू बी डिडक्टेड। आइटम्स टू बी डिडक्टेड में आप क्या करेंगे? आइटम्स टू बी डिडक्टेड में आप देखेंगे प्रॉफिट गिवन था आपको, जो मशीनरी अकाउंट से आपने लिया था, ये रहा 42,000 का। इस प्रॉफिट को आप यहाँ लिख दीजिए। तो बेटा मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट ऑन मशीनरी। मशीनरी पर प्रॉफिट कितना अमाउंट है बेटा? मशीनरी पर प्रॉफिट का 42,000 रुपीज़। तो देखिए मैं यहाँ 42,000 लिखूँगा, और याद रखना इसे ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ये माइनस होना है। कभी आप इसे बिना ब्रैकेट के करें और ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1,98,000 और 6,000, ये हो गया आपका 2,04,000। तो अगर आप 2,04,000 में से माइनस करते हैं 42,000 रुपीज़ तो 1,60,000। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि आइटम्स टू बी डिडक्टेड में आपको क्या दे रखा है? 42,000 रुपीज़ प्रॉफिट का। तो ये जो आपका आंसर निकल कर आएगा फाइनल 1,62,000 आया। इसे मैं नाम देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस अब यहाँ से आपका काम बहुत आसान होने वाला है। इसमें आप ऐड कर देंगे क्या, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ ऐड करेंगे और डिक्रीज कर देंगे करंट असेट्स डिक्रीज। चलिए देखते हैं। तो बुक में आप देखें करंट लाइबिलिटीज़ कौन सा इंक्रीज हुआ है, 1,82,000 से 2,08,000 हो गया, तो ट्रेड पेबल्स आपके 30,000 रुपये से बढ़ गए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स बेटा 30,000 रुपये से बढ़ गए, मैंने यहाँ लिखा। अब दूसरी करंट लाइबिलिटी है अदर करंट लाइबिलिटीज़, 28,000 से 14,000 हो गई, कम हो गई, इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इंक्रीज़ चाहिए। तो करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ कंप्लीट हुआ। अब आप करंट असेट्स का डिक्रीज़ देखें। तो करंट असेट्स का डिक्रीज़ यानी कि इन्वेंट्रीज़ देखेंगे, 1,82,000 से 1,26,000 हो गया। कितना हो गया, 1,82,000 से 1,26,000 हो गया, 56,000 आ गया। कम हो रहा है इन्वेंट्रीज़, तो बेटा फ़ौरन आप यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्रीज़ और अमाउंट लिखेंगे 56,000 रुपीज़। बताइए क्लियर है बात ये। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स आपका इंक्रीज़ हुआ है, हमें नहीं लेना, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम लेते ही नहीं क्योंकि वो सबसे आखिर में दिखाया जाता है। तो पता चला इस वाले पार्ट में बस 2 ही आइटम गिवन है, कितना 86,000 रुपीज़ मैंने यहाँ लिखा। अब इसके बाद मैं लेस करूँगा डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज़ में लेस करूँगा, ठीक है, और ऐड करूँगा, ऐड इंक्रीज़ इन करंट असेट्स, करंट असेट्स का इंक्रीज़ ऐड होगा। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज़। करंट अदर करंट लाइबिलिटीज़ थी 28 से 14 हो गई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अदर करंट लाइबिलिटीज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़ कितना आ गया, 14,000 ये आ गया। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज़ आपका कंप्लीट हुआ। अब आप कहाँ पर आ जाएं, इंक्रीज़ इन करंट असेट्स, करंट असेट्स का इंक्रीज़। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दे रखे हैं 4,20,000 से 6,30,000 हो गए, बढ़ गए, तो आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। यह आपका ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, 4,20,000 से 6,30,000 हो गया, 2,10,000 आ गया। क्लियर है बात ये। बस आपको यही 2 इन्फॉर्मेशन है। 2,24,000 आउटर कॉलम में आया, इसे ब्रैकेट में रखना क्योंकि लेस होगा, कभी आप भूल जाएं और आप ऐड कर दें। तो बेटा बस यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको इनकम टैक्स नहीं दे रखा, तो जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा यही कैश इनफ्लो हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर कितना आएगा, 1,62,000 प्लस 86,000 प्लस माइनस कर दीजिए 2,24,000, 24,000 रुपये आपका आंसर आ रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिखिए ऐसे कि, चलिए मैं बता देता हूँ फिर आगे से हम कर लेंगे क्योंकि आपका एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। बस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ये मेरा आ गया। इनकम टैक्स आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेस इनकम टैक्स पेड ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नील, तो यही आंसर फाइनल आंसर आउटर कॉलम में। और अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो मैं इसे इनफ्लो कहूँगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये आ गया आपका। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया आपका ए पार्ट, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होती है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग छोटे छोटे होते हैं और वो जल्दी आ जाते हैं। तो अब बी पार्ट में हम क्या लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्लियर है बात, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसे देखते हैं हम कैसे बनेगा ये। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप जो बनाएंगे हमेशा याद रखना नॉन करंट असेट से बनती है। किससे बनती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नॉन करंट असेट से। नॉन करंट असेट्स में देखा फिक्स असेट से और टेंजिबल असेट। नोट नंबर, अगर नोट नंबर है तो फिर बैलेंस शीट से ना देखना, अकाउंट नीचे आना। तो टेंजिबल असेट 2 नंबर में देखा तो पता चला इसके तो हमने अकाउंट बनाए। अगर आपने अकाउंट बनाए हैं फिर सारी इन्फॉर्मेशन आप अकाउंट से ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकाउंट से क्या मिलेगी इन्फॉर्मेशन, ख़रीदना और बेचना, 2 ही इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो मैं लिख देता हूँ सेल ऑफ मशीनरी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तो यही 2 आती हैं, सेल ऑफ मशीनरी और दूसरा आता है परचेज ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी और दूसरा क्या आता है? परचेज ऑफ मशीनरी। तो चलिए अकाउंट देखते हैं, मशीनरी अकाउंट। सेल कितने का है? 56,000 का। तो बेटा ये 56,000 रुपीज़ आपका ये आ गया। फिर उसके बाद परचेज़ कितना है आपका? 1,32,000 रुपये का। तो ये आपका परचेज़ आ गया ब्रैकेट में 1,32,000 रुपये का, ठीक है। बस इसमें अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं है, दैट्स ऑल। ये आपका क्या आ गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 1,32,000 माइनस 56,000, 76,000 ब्रैकेट में आ रहा है ये, लीजिए ये आ गया। इसे मैं कहूँगा ये मेरा आउटफ्लो हुआ है, जिसे हम नाम देते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं है? क्लियर हो गई? अब आप सी पार्ट निकाल लें, जिसे मैं नाम दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये लीजिए, ठीक है। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकलती है? ये निकलेगी बेटा आपका शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो है नहीं, शेयर होल्डर फंड में जो ये शेयर कैपिटल दे रखा है, जो प्रीवियस ईयर में 5,60,000 था, करंट ईयर में 6,30,000 हो गया, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब आपने इशू करे हैं शेयर्स, इस वजह से बढ़ा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? इशू ऑफ शेयर्स। कितना अमाउंट है इशू ऑफ शेयर्स का? 70,000 रुपये ये आपका आ गया। अब बेटा एक चीज़ ये देखिए, ये जो बनता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ शेयर होल्डर फंड से, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है नहीं, और एडजस्टमेंट में से बनता है इंटरेस्ट वगैरह या प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड होता है। तो आपको सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स आपको दे रखा है 70,000 रुपये। तो यही 70,000 रुपये आप यहाँ आउटर कॉलम में लिख दें। तो आपका ये आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया। बस अब आपको क्या करना है? तीनों के फाइनल अमाउंट को ऐड करना है, जिसे हम नाम देते हैं A + B + C। A इज़ व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या आया? 24,000 पॉजिटिव फिगर। और ये क्या आया? नेगेटिव आया। तो नेगेटिव के ब्रैकेट के लिए नेगेटिव 76 और फिर पॉजिटिव 70,000। क्लियर है? इसका फाइनल आंसर लिख लीजिए कितना आ रहा है? 70 + 24 94, 94 में से 76 गए तो आपके 18,000 रुपीज़ आ गए। पॉजिटिव आ रहा है तो इसे मैं नाम देता हूँ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है बात? अब इसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करें। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप इसमें ऐड करें। कहाँ से मिलेगा ये आपको? क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्या निकल कर आएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा। ओपनिंग आपका कितना है? 70,000। तो मैं अगर 18,000 रुपये में
एक मिनट, कहीं कुछ हमने गलती तो नहीं करी? देखिए अगर मैं इन्हें ऐड करूं 24,000। ओह एक मिनट बेटा, कुछ हमसे मिस्टेक लग रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। 6,000 प्लस माइनस का 42,000, 1,62,000 में अगर आप ऐड करेंगे 86,000 प्लस और 2,24,000 माइनस करेंगे 24,000 आ रहे हैं। एक मिनट, मुझे चेक करना होगा बेटा, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन में 20,000 रुपये दे रखा है, तो चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं, मेरा क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,98,000। कितना था? ये रहा आपका प्रॉफिट 1,00,000 रुपये, तो वो आ गया जनरल रिज़र्व। यह आ जाएगा जनरल रिज़र्व 1,80,000 में से 1,80,000 में से माइनस करते हैं 82,098, 1,98,000 बिल्कुल सही है आपका, ये आ गया। डेप्रिसिएशन को हम चेक कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर 78,86, 78,000, 8 8 16, 5 और 3 8, 86, 6,000 आ गया डेप्रिसिएशन। मैंने डेप्रिसिएशन 6,000 लिखा, ये भी मेरा सही है। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो ये मेरा आएगा 56,000 माइनस 14,000, 42,000 मेरा प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर मेरा प्रॉफिट 42,000 आया है तो मैंने कितना माइनस करा है? प्रॉफिट 42,000 रुपीज़ माइनस कर दिया। ट्रेड पेबल्स कितना है देख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स हैं आपके 2,08,000 माइनस 1,82,000, 26,000 रुपये। ओहो देखिए, ये गलती हो गई, गलती मिल गई है। ट्रेड पेबल्स 1,82,000 से 2,08,000 हुए, मैंने 30,000 लिया था, जबकि ये 26,000 है। तो ये बेटा आपका 82,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 20,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर ये 20,000 लिख देता हूँ। तो मेरा जो ये आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? ये 14,000 रुपीज़। कितना आ रहा है ये? 14,000 रुपीज़। अब देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 70,000। ठीक है, तो आप ये 70,000 यहाँ पर ऐड कर दें, तो ये दोनों फिगर ऐड करके कितना आ गया? 84। अब आप चेक कर लें क्या आपका 84,000 है। ये देखिए 84 आ गया या नहीं। तो बेटा ये जब आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देते हैं तो क्लोजिंग के बराबर आ जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर S.71 पर, जो 2019 में आया था। ये इसकी कैलकुलेशन थी, इसके मार्क्स होते हैं। 1 नंबर इसका हो सकता है, हाफ मार्क इसका, हाफ इसका, 1.5 नंबर हो सकता है। वो जो भी मार्किंग स्कीम में मार्किंग डिसाइड होती है उसके हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन हाँ, जो भी वर्किंग नोट्स बन रहे हैं उनके मार्क्स होते हैं। और ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11 का 2019 में आया हुआ। ये क्वेश्चन आपको वैसे अकॉर्डिंग टू टाइम 12 मिनट में करना है। आप 15 मिनट में कर लें, लेकिन 15 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, डबल करेंगे तो 12 नंबर बनते हैं। तो बेटा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना आप। ठीक है, 12 नंबर में आपको 12 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करना है। 2-3 मिनट आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है,